ये वाला देखो, कॉम्पोजिशन, नेचर ऑफ द पार्लियामेंट, सॉवरेनिटी इन इंडिया, कंपेरिजन विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये पहले रिवीजन करेंगे, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपेरिजन इंडिया पार्लियामेंट के साथ करना है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अनकॉडिफाइड है या अनरिटेन है, ठीक है। ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनकॉडिफाई है, ठीक है, और अनरिटेन भी है, जबकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन है। सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे बड़ा कंपेरिजन, ठीक है। यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ब्रिटिश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोग अपना पावर को कहाँ से ड्राइव करते हैं, स्टेटस को, तो कोई कन्वेंशन होगा, ठीक है ना। कन्वेंशन से जो है वो क्या करते हैं, अपना पावर को ड्राइव करते हैं, अपना जो स्टेटस वगैरह रहता है वो ड्राइव करते हैं। जबकि यहाँ पे इंडिया में क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, कॉडिफाई है। कॉडिफाई किसको बोलते हैं, जो सिंगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस हो। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया कि ब्रिटिश में क्या है, अनकॉडिफाई है कॉन्स्टिट्यूशन या अनरिटेन है। इंडिया में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और सिंगल डॉक्यूमेंट्स है, ये कॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे देखना है कि सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ है। सबसे ज्यादा अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर देखेंगे तो यूएसए में है, ठीक है ना। यूके में है नहीं, यूके में कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, नो फॉर्मल सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे किसी भी तरह का सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यहाँ पे पार्लियामेंट जो होता है वो सुप्रीम होता है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के ऊपर पार्लियामेंट बहुत ही सुप्रीम होता है, ठीक है ना। इंडिया में है, इंडिया में तुम्हारा सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। सबसे ज्यादा तुमको यूएस में मिलेगा सेपरेशन ऑफ पावर। नहीं, एक यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, एवी डाइसी, एक फिलोसफर थे जिसका नाम था एवी डाइसी। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था, सेपरेशन ऑफ पावर। इन्होंने यूके के लिए लाया था, लेकिन यूके ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो जब यूके ने इसको अडॉप्ट नहीं किया ना सेपरेशन ऑफ पावर को, तो इसको यूएस ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। यूएस ने अडॉप्ट किया तो इंडिया ने भी अडॉप्ट किया, लेकिन पूरा जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो यूएस में है। सेपरेशन ऑफ पावर को हम लोग चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर किसने लाया था, तो एविडेंस है वो तो मैं कराऊंगी, ऐसा बात नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ते पढ़ते भी आप मतलब ये सब माइंड में रखते रहो जब मैं बोलूँ, ठीक है। कि क्या यूके में सेपरेशन ऑफ पावर है, बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में है, हाँ इंडिया में है। यूके में क्या है, अमेंडमेंट का प्रोसेस यूके में क्या है, अगर हम यूके में क्या है, इंडिया में क्या है, तो इंडिया में सिर्फ फ्लैक्सिबल है। हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का कॉम्पोजिशन के बीच में कंपैरिजन पढ़ना है। तो इंडिया का यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे जो अमेंड किया जाता है वो फ्लैक्सिबल है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बाय द सिंपल मेजोरिटी, बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से कोई भी अमेंडमेंट हो सकता है। किसी भी तरह का कोई ऑर्डिनरी या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यहाँ, मतलब यहाँ पे देखो क्या बात बोल रहा कि जो ऑर्डिनरी लॉ है और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ऑर्डिनरी लॉ को जैसे पास किया जाएगा बिल्कुल उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी पास किया जाएगा, कोई झमेला नहीं है, बस फ्लैक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोग क्या करेंगे, चाहे वो क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो या ऑर्डिनरी लॉ हो, हम लोग सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। जबकि इंडिया में देखेंगे तो रिजिड भी है और फ्लैक्सिबिलिटी भी है।
इंडिया में जो ऑर्डिनरी लॉ रहती है उसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होती है उसको हम लोग स्पेशल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी विद रैटिफिकेशन बाय द स्टेट में बोली थी ना। मेजोरिटी तीन टाइप होती है, सिंपल, स्पेशल और स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन बाय स्टेट। इन तीन मेथड के थ्रू इंडिया में अमेंडमेंट होता है। तो इंडिया में तीन तरह से अमेंडमेंट की जाती है। तो इंडिया में रिजिडिटी भी है और फ्लैक्सिबिलिटी है। कुछ लॉ ऐसे हैं जिसको आपको अमेंड करने के लिए बहुत ही स्पेशल मेजोरिटी करना पड़ेगा या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, और कुछ लॉ ऐसे सिंपल है जिसको आप बिल्कुल यूजली कर लेंगे, ठीक है ना, मतलब ऐसे आराम से कर लेंगे सिंपल से। ब्रिटिश में क्या है और इंडिया में क्या है? ब्रिटिश में तुम्हारा यूनिटरी स्टेट है, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर है, किसको हम लोग बोलते हैं फेडरल? जब पावर सेंट्रल स्टेट के बीच में बटा हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वो फेडरल है। इंडिया में भी पावर बटा हुआ है, हम लोग पढ़े है ना, ज्यादा या कम बटा हुआ तो है ना हम लोग। फेडरलिज्म का मतलब जब टाइप पूछेगा कि किस टाइप का, तब बोलेंगे कि तुम्हारा सेमी है ना, क्वाजी है। लेकिन यहाँ ये पूछेगा कि फेडरलिज्म है या नहीं, इंडिया में बिल्कुल है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवीजन कर दिया है पावर को यूनियन और स्टेट के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। जबकि यूके में फेडरलिज्म अगर तुम देखोगी तो यूके में फेडरलिज्म नहीं, यूनिटरी है बस। लंदन में एक सेंट्रल सॉवरिंग होगी, सेंट्रल सॉवरिंग के पास ही पूरा सेंट्रलाइज पावर होगी, सेंटर के पास ही पूरा पावर होगी, ठीक है, किसी यहाँ। जबकि इंडिया में हम क्या देख रहे हैं? पावर का डिवीजन है। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं पावर बस एक आदमी के पास ही है। तो यूके में जो पार्लियामेंट, सॉरी हाँ यूके, यूके में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी है, मतलब यूके में क्या है? यूनिटरी है, फेडरल सिस्टम नहीं है। जबकि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, पावर का डिवीजन है। इंडिया में जो पावर का डिवीजन किया गया है वो 7 शेड्यूल में पता चलता है। जैसे कि कैसे यूनियन लिस्ट को यूनियन को दिया गया है कुछ सब्जेक्ट पे काम करने के लिए, स्टेट को कुछ सब्जेक्ट पे काम करने के लिए दिया है, और कॉन्करेंट यानी दोनों मिलकर इस पे काम कर सकता है। तो ये 7 शेड्यूल में मेंशन है, बिल्कुल पावर का डिवीजन दिखता है इंडिया में, ठीक है। क्या यूके में किसी तरह का जुडिकल रिव्यू है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में जुडिकल रिव्यू है। इंडिया ने जुडिकल रिव्यू सिस्टम कहाँ से लिया था? तो यूएसए से लिया था, ठीक है। यूके में नहीं है जुडिकल रिव्यू, बिल्कुल भी नहीं, रूल ऑफ लॉ है लेकिन जुडिकल रिव्यू नहीं है। क्या यूके में कोई बेसिक स्ट्रक्चर है? बिल्कुल भी नहीं, नो बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर इंडिया में है। इंडिया में वेल स्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन है। इंडिया में पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर को, जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिकल इंडिपेंडेंस, इसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी चीज जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। जबकि यूके में कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसका चार्ट भी बनाऊंगा। अच्छा, ब्रिटिश में क्या नो कॉन्फिडेंट मोशन लगता है? एक मिनट, नहीं सॉरी, नो कॉन्फिडेंट मोशन का बात नहीं, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। यहाँ पे फंडामेंटल, नो कॉन्फिडेंट ऑफ जस्टिकेबल फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे किसी तरह का फंडामेंटल राइट या कोई फंडामेंटल राइट लीगली नहीं है, ठीक है ना। जबकि इंडिया में अगर फंडामेंटल राइट जो होता है वो जस्टिकेबल होता है, और यूके में फंडामेंटल राइट जस्टिकेबल नहीं है ना, नो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। इंडिया में फंडामेंटल राइट जस्टिकेबल इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के साथ डील करती है, और आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि प्रोविज द स्टेट मेक एनी लॉ, कोई भी कानून जो है, कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे इंडिया में फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट होता है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। तो इंडिया में जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिकेबल है, जबकि यूके में ऐसा कुछ नहीं है। नो स्पेसिफिक सर्टेन राइट, यहाँ पे किसी तरह का सर्टेन राइट नहीं दिया गया लोगों को कि आपको फंडामेंटल राइट, हाँ लिबर्टी है, लिबर्टी को प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरेन लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। अभी हम ऊपर भी पढ़ाएंगे एक चीज, इंडिया का पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, ब्रिटिश में पार्लियामेंट सॉवरेन है, सब पावर पार्लियामेंट के पास है। इंडिया में ऐसा बात नहीं है, इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरिंग लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश की पार्लियामेंट क्या है? सॉवरिंग है, सॉवरिंग। ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है लीगली सुप्रीम है, सुप्रीम। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, क्या है? पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, पार्लियामेंट ही सबसे बड़ा है। जबकि तुम इंडिया में देखोगे तो इंडिया में कौन सबसे बड़ा है? इंडिया में पार्लियामेंट पे लिमिटेशन लगाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड लगा गया
है ना। दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो यूके में पार्लियामेंट को सुप्रीम माना गया, जबकि इंडिया में पार्लियामेंट पे क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिट लगाया गया। तुम देखिए बहुत सारा आर्टिकल, जैसे अभी फंडामेंटल राइट में पढ़े आर्टिकल 13, ये क्या कर रही है, पार्लियामेंट में लिमिटेशन लगा रही है ना। अब एक चीज और पढ़ेंगे, रुक जाओ, ये वाला देखो, बोला कि सॉवरिंग ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब सुप्रीम पावर इज द ग्रेट ब्रिटेन लाया द पार्लियामेंट। आ जाओ, पार्लियामेंट यूके में ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट पढ़ रहे, बोले कि यूके का जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम है, ठीक है, उसको सुप्रीम पावर दिया गया है, उस पर कोई भी तरह का लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पार्लियामेंट के पास ऑथोरिटी है, जुरिडिक्शन है, जो करना है करो, जो भी लॉ लाना है लॉ। अच्छा यहाँ पे तो है, एपीडाइसी बोलते हैं क्या क्या मिला हुआ, बोले कि पार्लियामेंट को या लेजिस्लेटिव पावर मिला हुआ, पार्लियामेंट अब्सोल्यूट लेजिस्लेटिव पावर, पार्लियामेंट को जो करना है करो, जो भी कानून बनाना है, जो भी अमेंडमेंट करना है, जो भी सब्स्टिट्यूट करना है, जो पर रिपील करना है लॉ में करो। यहाँ पे कोई हायरार्की लॉ नहीं है, बस यहाँ पे सेंट्रल के पास पावर है, सेंटर के पास ही सब कुछ है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, ठीक ना। हाँ, यहाँ पे किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है। इसको अभी हम चार्ट के थोड़ा याद करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, मैं पूछूंगी तो मुझे बताना, ठीक है। ठीक है, बताना तुम, मैं पूछूंगी तो, ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटेन है या अनरिटेन है यूके में, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटेन या अनरिटेन, अनरिटेन है। मैं एक एक लफ्ज लिखूंगी, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, रिटेन है। यहाँ पे बताओ कॉडिफाई या अनकॉडिफाई आएगा, अनकॉडिफाई बिल्कुल। बस ये चार्ट याद कर लोगी ना, तुम्हारा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सिंगल डॉक्यूमेंट्स है, या तुम कॉडिफाई भी बोल सकती हो गया। यहाँ पे बताओ यूके में सेपरेशन ऑफ पावर है कि नहीं, नहीं है, नो, यूके में नो है, क्या नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर। जबकि यहाँ पे यस है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे अमेंडमेंट कैसा है, फ्लैक्सिबल है या बोथ है, यहाँ पे सिर्फ फ्लैक्सिबल है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे अगर मुझे अमेंडमेंट करना होगा तो बिल्कुल फ्लैक्सिबल, और यहाँ पे दोनों है, रिजिड भी है और फ्लैक्सिबल भी है, ठीक है, हो गया समझ में। यहाँ पे बताओ यूनिटरी है, और यहाँ पे कहाँ पे यूनिटरी और कहाँ पे फेडरल आएगा, बताओ। यूके में यूनिटरी है और इंडिया में फेडरल, बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी स्टेट है, और यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है। अब मुझे बताओ जुडिशियल रिव्यू है यूके में, बिल्कुल भी नहीं,
हाँ, रूल ऑफ लॉ है। नो, क्या नहीं है यहाँ पर? जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है। इंडिया में है, यस है। ठीक, मीन्स जगह तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ले जा रही हूँ, ठीक है ना। इसका यहाँ पे देखती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताओ, यूके में सुप्रीम पार्लियामेंट्री सुप्रीम किधर आएगा? पार्लियामेंट्री सुप्रीम कहाँ है? पार्लियामेंट्री सुप्रीम है, बिल्कुल। यूके में क्या है? पार्लियामेंट्री सुप्रीम है ना। यूके में पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम। कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कोई भी चेंज कर सकती है, ठीक है। बाकी तो उतना, बाकी तो मैं सबको बढ़ा चुकी हूँ, उतना कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इंडिया में पार्लियामेंट को लिमिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, है ना। बाकी ये चार्ट पढ़ लेना, दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ट से ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये पहले पढ़ाना था तुम, कंपैरिजन वाला, इस वजह से मैं पढ़ा दी। प्रियम्बल तुम भूल रही थी ना, मैं इसलिए प्रियम्बल लाई हूँ, ठीक है। सबका मैं चार्ट बनाऊंगी और उस चार्ट से तुम याद कर लेना अपना, और क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रियम्बल कब आया, ठीक है। मेन मेन चीजें रिवीजन करेंगे, तुम बोलना, ठीक है ना। प्रियम्बल कैसे आया, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रियम्बल जो है ये किस पर बेस्ड? जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड। प्रियम्बल किस पर बेस्ड है? जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है। किस पर बेस्ड है? जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब आई है? तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। तो इसको जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब अडॉप्ट किया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया, ठीक है। देखो, बाकी सब चीज भी इंपॉर्टेंट याद करना, मैं लेकिन मेन मेन ऊपर से उठा के तुमको सिर्फ याद कराऊंगी, ठीक है। बाकी जो बचेगा वो तुम याद कर लेना अपना। जैसे ये सब ऊपर वाला जो है ना, ये सब तुमको से याद करना। जो मेन इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ वो करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो रिवीजन हो रहा। प्रियम्बल को एडॉप्ट कब किया गया? एडॉप्ट, बताओ, एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949, बोलो मेरे साथ, कब एडॉप्ट किया गया? 26, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने प्रियम्बल को कब एडॉप्ट किया? हाँ, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 में क्या किया गया? प्रियम्बल को एडॉप्ट किया गया, ठीक है ना। प्रियम्बल जो है इन फोर्स में कब आया? 1949 मैं बोल रही हूँ कुछ और, लिख रही हूँ कुछ और। हाँ देखो, इनफोर्स कब हुआ? इनफोर्सिंग डेट बताओ प्रियम्बल का। जनवरी, बिल्कुल, 26 जनवरी 1955, बिल्कुल, ये बात समझ में आ गया। प्रियम्बल अमेंड कितने बार किया गया? बताओ मुझे, प्रियम्बल अमेंड कितने बार किया गया? सिर्फ एक बार अमेंड किया गया, सिर्फ एक बार अमेंड किया गया, ठीक है ना। कब अमेंड किया गया था? कब अमेंड किया गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1926 में किया गया था। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? या तो आपको कोई नई चीज को ऐड करना, या तो किसी चीज को हटा देना, है ना, कुछ चेंजिंग करना। तो यहाँ पे क्या किया गया था? दो वर्ड को ऐड किया गया था, जिसका नाम है सोशलिस्ट और था सेक्युलर। इंट्रीगेटिव उतना एग्जाम में आता नहीं, इसलिए मैं उसको रिवीजन नहीं करें। एग्जाम में आएगा कि प्रियम्बल में कौन सा दो वर्ड को ऐड किया गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1926 के जरिए। तुम क्या बोलोगी? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। प्रियम्बल को कब अमेंड किया गया था? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1926 में। कितने बार अमेंड किया गया? तो सिर्फ एक बार, सिर्फ ओनली वन, ठीक है। कौन सा वर्ड को ऐड किया गया था? तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया वो हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बोले कि जब 26 जन, ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। जब 26 जनवरी 1950 था, जब 26 जनवरी 1950 था, तब प्रियम्बल कैसा था? सॉबरिंग,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, जब 26 जनवरी था, अच्छा मैं यहाँ ही लिख दूँ तो क्या होगा, प्रॉब्लम है जी, यहाँ जगह नहीं है ना। जब 26 जनवरी था तो प्रियम्बल कैसा था, सॉवरिन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देख लो, जब तुम्हारा जब तुम्हारा हाँ बोलो, कुछ बोल रही हो क्या? ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि जब तुम्हारा प्रियम्बल बना था, इन फोर्स में आया था, तो प्रियम्बल कैसा था, सॉवरिन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, उस वक्त सेक्युलर और सोशलिस्ट ये वर्ड ऐड नहीं किया गया था, उस टाइम ये पार्ट नहीं था, याद रखना, इस क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ, उस वक्त ये पार्ट नहीं था, है ना। लेकिन आज अगर तुम देखोगी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद प्रियम्बल का शकल क्या हो गया, सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जब बोलेगा 26 जनवरी 1950 में प्रियम्बल कैसा था, तो सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के वक्त प्रियम्बल कैसा था, तो सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, है ना। क्योंकि इसी के बाद अमेंड किया गया था, तो प्रियम्बल का शकल ऐसा हो गया था, है ना। 26 जनवरी 1950 में प्रियम्बल ऐसा था, सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के वक्त से कैसा बन गया, सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया कंप्लीट। एक बार खाली हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बोल लिखा गया प्रियम्बल में। विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन विद हम पावर कहाँ से लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहाँ से लेता है, लोगों से। विद द पीपल ऑफ इंडिया, नेचर क्या है, इंडियन स्टेट का नेचर क्या। अच्छा तुमसे पूछे कि क्रोनोलॉजिकल बैठा हो तो तुम कैसे बैठाओगे, सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एग्जाम में अगर क्रोनोलॉजिकल आ जाए कि प्रियम्बल का क्रोनोलॉजिकल करो, ठीक है, तो मैं तुमको अभी पढ़ाई हूँ ना कि आप तुम्हारा प्रियम्बल का शकल क्या हो गया है, सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक। तो पहले मेरा आ जाएगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया हुआ तो वी द पीपल ऑफ इंडिया देंगे, ठीक है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर वी द पीपल इंडिया नहीं रहा तो सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, उसके बाद, और ये जो इतना है ना, ये तुम्हारा नेचर है, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, नेचर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। यानी अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तुमसे और पूछे क्या और बड़ा कर दो, है ना, तो रिपब्लिक के बाद आएगा जस्टिस। अभी मैं एक चीज करवा दूंगी, रुको ना, लिबर्टी, लिबर्टी इक्वलिटी और फ्राटर्निटी। ठीक है, देखो एक चीज मैं तुम लोगों को बता दे रही हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, तो आपने समझ में आ जाएगा। हम तो पढ़ लिए प्रियम्बल के बारे में, मुझे क्या क्या पढ़ना था हमने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन एक बार प्रियम्बल को हम लोग उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक नंबर में। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर में, हाँ, सॉवरिन। एक हम लोग क्रोनोलॉजिकल से भी पढ़ लेते हैं, सॉवरिन सोशलिस्ट, सोशलिस्ट पहले आ रहा, देख लो, हम 2 वर्ड को चेंज ऐड किए थे, तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, सेक्युलर बाद में आएगा, है ना, सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर, हाँ। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा डेमोक्रेटिक, फिर आ जाएगा तुम्हारा रिपब्लिक। मैं कलर यहाँ से चेंज कर रही हूँ, ठीक है ना, कलर चेंज करने का भी मैं मतलब बताऊंगी, ठीक है। फिर आ जाएगा तुम्हारा जस्टिस, क्रोनोलॉजिकल पूछे तो जस्टिस। उसके बाद आ जाएगा लिबर्टी, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा इक्वलिटी, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा फर्टर्निटी। ठीक है, ठीक है, एक बात सुनो, एग्जाम में कोई भी अगर क्रोनोलॉजिकल बैठे मांगे,
तो अगर रिपब्लिक तक दिया तो तुम तो आराम से कर लोगी, सॉवरिन सोशलिस्ट। कभी कभी यहाँ से दे देता है जस्टिस से, कि प्रियम्बल में जैसे अलग अलग वर्ड दे देगा, लिबर्टी दे दिया, इक्वालिटी दे दिया, फर्टर्निटी दे दिया, जस्टिस बोलेगा कि इसको क्रोनोलॉजिकल करो। तो तुम कैसे करोगी, पहले जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर तुम्हारा इक्वालिटी, फिर फर्टर्निटी। तुम याद रखना कि फर्टर्निटी को लास्ट में ऐड किए थे तो फर्टर्निटी लास्ट में, बाकी जस्टिस पहले, फिर लिबर्टी है, फिर इक्वालिटी है, उसके बाद तुम्हारा फर्टर्निटी है। और ये वाला पूछे तो ये सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और दोनों को मिला के पूछे तो फिर भी तुम कर सकती हो, ठीक है, फिर भी कर सकती हो, ठीक है ना। ये माइंड में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा प्रियम्बल से। प्रियम्बल से जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। कब आया, कब किस पे बेस्ड था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। कब आया था भाई, तो कब आया था, हमने कब एडॉप्ट किया, सब ये सब डेट याद कर लिया। दो क्या वर्ड ऐड किया गया था, सेक्युलर सोशलिस्ट। पहले जब 26 जनवरी से 50 में आए थे तो क्या था वो भी पढ़ लिया मैंने, और उसके बाद सॉवरिन यहाँ पे था ना, रुक जाओ। इंडिया का शकल कैसा हो गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1926 के वक्त से प्रियम्बल का ऐसा हो गया, ठीक है। फिर बोला जा रहा है तुम्हारा, अब यहाँ पे आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ पे तुमको यहाँ पे लिख के बताऊंगी, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ये तो काम उसका हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, किस केस में बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, किस केस में, याद है, याद करो चलो। बेरूबारी केस में बोला गया था, बेरूबारी, याद करो, बेरूबारी केस। ये केस कब की है, 1960s की है। इस केस में क्या बोला गया था, बोलो क्या बोला गया था, बिल्कुल, हाँ, प्रियम्बल इज ए नॉट नॉट टू बी, प्रियम्बल इज नॉट टू बी ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। कौन सा केस में बोला गया था, बेरूबारी केस में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आई तुम्हारी केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस का डेट याद है, मैं तुमको बहुत बार करवाई हूँ, याद है, 1973। इस केस में क्या बोला गया बताओ, इस केस में क्या आया रिप्लाई, नहीं नहीं नहीं, वो तो हुआ, प्रियम्बल से रिलेटिव क्या बोला गया था केशवानंदा भारती केस में, हम तो प्रियम्बल पढ़े रहे ना। इन्होंने ना बोला तो इन्होंने क्या बोला केशवानंदा भारती केस ने प्रियम्बल के बारे में, इन्होंने बोला प्रियम्बल इज ए पार्ट, इन्होंने बोला प्रियम्बल जो है, कलर में चेंज करो, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल से रिलेटिव 3 केस है, याद रखो, प्रियम्बल से रिलेटिव 3 केस है। एक का नाम है बेरूबारी केस जो कि 1960 का है, और एक है 1973 का केशवानंदा भारती केस। जब बेरूबारी केस ने बोला कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है, तो केशवानंदा भारती ने बोला कि नहीं, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। और इसके साथ एक और केस आया था जिसका नाम था LIC, ठीक है, LIC वर्सेस इंडिया, LIC वर्सेस यूनियन केस, खाली LIC याद कर लो ना, हो जाएगा, ठीक है। ये केस 1995 की है। इन्होंने भी बोला यही बात कि प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब तो मुझे यहाँ पे बताओ, मैं पूछना चाह रही हूँ कि किस केस ने बोला कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है, बताओ मुझे, किस केस ने बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बेरूबारी। किस केस ने बोला कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और LIC, बस LIC हो गया, ठीक है। बस ये दोनों, ये कहानी खत्म, प्रियम्बल कंप्लीट हो गया। बोलो प्रियम्बल में तुमको कुछ ऐसा है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे बताना तुम, ठीक है। एक बार मैं पूछ रही हूँ, कोई क्वेश्चन मुझे बताना, ठीक है। मुझे बताओ
कौन सा दो न्यू वर्ड को ऐड किया गया था? कौन सा दो न्यू वर्ड को ऐड किया गया था? सोशलिस्ट और सेक्युलर। बिल्कुल, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था। मुझे बताओ कि जब इंडिया को आज़ादी मिली, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950s में, तो प्रियम्बल क्या था? दोनों में से मुझे बताना कौन सा प्रियम्बल का पार्ट था उस वक्त। सॉवरिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, या सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक। बताओ 1950 में प्रियम्बल का फेज कैसा था? ऐसा था कि ऐसा था? फर्स्ट वाला सॉवरिन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। बिल्कुल ऐसा था, यानी ये भी तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो गया। ठीक है, प्रियम्बल को एडॉप्ट कब किया गया था बता दो मुझे। 26 नवंबर 1949। कब तुम्हारा इन्फोर्स किया गया था? 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही बोली। अब मुझे बताओ ये किस पे बेस्ड है प्रियम्बल? प्रियम्बल किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसका था? ठीक है, प्रियम्बल से रिलेटिव जो 3 केस है उसका नाम बताओ मुझे। LIC। बेरूबारी में क्या बोला गया था? यस या नो? और केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था? और LIC में क्या बोला गया था? यस। ठीक है, हो गया। बिल्कुल। चलो ये तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा प्रियम्बल याद होकर। प्रियम्बल याद हो गया, ठीक है, रिवीजन भी हो गया तुम्हारा। चलो इसके ये वाला आर्टिकल के बारे में मुझे पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आर्टिकल 70 ये तो हम प्रेसिडेंट में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम क्यों लाए? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, मैं यहाँ पे मान लो कि ये तुम्हारा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है। एक मिनट रुक जाओ, मैं अच्छे से बना रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर और प्लस उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना। ठीक है, इन दोनों ने मिलके क्या किया? इन दोनों ने मिलके, ठीक है, इन दोनों ने मिलके एड किया और एडवाइस दिया। एड एंड एडवाइस दिया। किसको एड एंड एडवाइस दिया? एड एंड एडवाइस दिया। किसको एड एंड एडवाइस दिया? प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस दिया, या असिस्ट भी बोल दो, जो भी बोल दो। किसको दिया एड एंड एडवाइस? तो प्रेसिडेंट को दिया। ठीक है ना। ये कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिया है? आर्टिकल 74। समझ में आ गया? क्वेश्चन पहले ऐसे आते एग्जाम में कि प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस दे रहे हैं या असिस्ट एंड एडवाइस दे रहे हैं, तो कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग देते हैं? तो आर्टिकल 74। समझ में आ गया ये वाला बात, कहानी? ये वाला आर्टिकल 74 समझ में आ गया। अब मुझे आर्टिकल 74 के अंदर अमेंडमेंट्स पढ़ना है। क्या हुआ इस आर्टिकल को लेके? देखो यहाँ पे क्या था, इस आर्टिकल में क्या था? इस आर्टिकल में बोला गया था कि आर्टिकल 74 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, COM अब PM क्या करेगी? असिस्ट है ना, असिस्ट, एड या एडवाइस किसको देगी? प्रेसिडेंट को देगी, ये बोला गया था। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इस आर्टिकल में कुछ अमेंडमेंट किया गया, कुछ वर्ड को ऐड किया गया, प्लस ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट वर्ड को ऐड किया गया इस अमेंडमेंट में। ये अमेंड कब किया गया था? देखो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज्यादा हो रही है, इंदिरा गांधी की पीरियड के टाइम जब उन्होंने इमरजेंसी लगाया था। क्या हुआ कि इंदिरा गांधी लाई 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976।
42 है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, कब आया? 1976। इस अमेंडमेंट में इसको ना 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसको क्या बोलता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि बहुत ज्यादा ही चेंजिंग किया गया था। हम लोग देख रहे फंडामेंटल ड्यूटी, सेकुलर, सोशलिस्ट वार्ड सब इस अमेंडमेंट में किया गया। तो इस वजह से 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते, बहुत सारा चेंजिंग किया गया था। और यहाँ पे 74 में भी क्या ऐड किया गया था? ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट या बॉन्ड, ठीक है ना, ऑब्लिगेट या बॉन्ड को ऐड किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब मैं इसको फिर से एक पिक्चर बना रही हूँ, रुक जाओ, फिर से पिक्चर बनाऊंगी, ये पिक्चर अब नहीं चलेगा, ठीक है? वो तो मैंने पढ़ा दिया कि ऐसा ऐसा कहानी है। अब यहाँ पे आएगी, अब आप देखो, आप समझो। बोला गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बोला गया कि जो आर्टिकल 74 है ना, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना, COM, और प्राइम मिनिस्टर है ना, PM, क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं, ठीक है, असिस्ट करते हैं, ऐड करते हैं और एडवाइस देते हैं। किसको देते भाई एडवाइस? तो प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, ये बात तो ठीक है। बोले जब उन्होंने प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया या एड दिया या असिस्ट दिया, तो ये प्रेसिडेंट के लिए क्या बन गया? बॉन्ड। प्रेसिडेंट को हर हाल में वो बात मानना पड़ेगा। ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट है, बॉन्ड है या ऑब्लिगेट, कॉन्स्टिट्यूशनली बॉन्ड है या ऑब्लिगेट है। ये कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया था कि आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देती है वो प्रेसिडेंट को हर हाल में मानना होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनली बॉन्ड है या कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेट है, ठीक है ना, हर हाल में मानना होगा। ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, हम कहानी भी पढ़ रहे हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या बोला गया? बोला गया कि जो 74 आर्टिकल के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट के लिए बॉन्ड हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली बॉन्ड, मानना ही पड़ेगा हर हाल में, या ऑब्लिगेट हो जाएगा, ठीक है ना, या ऑब्लिगेट हो जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनली बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये किस में बोला गया? अब मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि बताओ आपने किस कॉन्स्टिट्यूशन में, किस कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 74 में बॉन्ड या ऑब्लिगेट वर्ड को ऐड किया गया है, तो तुम्हारा आंसर होगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि अगर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस दिया जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, तो उनको मानना ही होगा, बॉन्ड है, ऑब्लिगेट है। और ये कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इससे तीन तरह का क्वेश्चन आता है ये वाला आर्टिकल से। एक तो तुमसे नॉर्मली पूछेगा 21 आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देते हैं, तो सिंपल आंसर होगा 74। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ लिया कि 74 आर्टिकल में बॉन्ड एंड ऑब्लिगेट वर्ड को कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। याद रख लो, ये जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड है ना, ये किसका दोस्त है? क्या बोला गया इसमें? बॉन्ड बोला गया, बॉन्ड है, देखो यहाँ लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनली बॉन्ड या ऑब्लिगेट, ठीक है, कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के लिए मानना ही मानना है। ये कहानी खत्म हो गया। अब आ जाओ, कहानी दूसरा आएगा, यहीं पे बता देती हूँ, अच्छा रहेगा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, तुमको पता है कि मैं क्या बोली कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजिंग किया गया था। तो इस अमेंडमेंट में जितनी भी गलती इंदिरा गांधी ने किया था ना, उसको यहाँ पे चेंज किया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, यहाँ पे बहुत सारा जो इंदिरा गांधी ने चेंज किया था ना, उसको यहाँ पे ठीक किया गया। इन्होंने बोला कि भाई सुनो, इन्होंने बोला, मैं इनका भी चार्ट बना रही हूँ, इन्होंने बोला कि आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर क्या करती है? एड एंड एडवाइस देती है ना, एड एंड एडवाइस देती है, किसको देती है भाई? तो प्रेसिडेंट को। तो हम लोग ना ऑब्लिगेट और बॉन्ड वर्ड को हटा रहे हैं, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी उस टाइम, ठीक ना, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, इंदिरा गांधी हट गई थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो गलती किया तो वो आने वाली गवर्नमेंट से ही करेगी। तो इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था ऑब्लिगेट, है ना, ऑब्लिगेट वर्ड को यूज किया गया था या फिर बॉन्ड वर्ड को यूज किया गया था, तो ये सारे वर्ड को हम क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। उसकी जगह में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? उसके जगह पे मैं कर रहा हूँ रिकंसिडरेशन,
ठीक है, देख रही हो। उसके जगह पे कौन सा वर्ड ऐड किया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्लिगेट और बॉन्ड को हटा दिया गया। कौन सा वर्ड आर्टिकल के साथ ऐड कर दिया गया रिकंसिडरेशन। अब रिकंसिडरेशन का मतलब क्या है मैं बता रही हूँ, सुनो। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे बताऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्या हुआ आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कर रही है, प्रेसिडेंट को क्या कर रही है, एड कर रही है। क्या कर रही है, एड कर रही है या एडवाइस दे रही है। ठीक है, ये सब काम कर रही है ना। तो अब प्रेसिडेंट इस एडवाइस को मानेगी नहीं, क्या बोलेगी, बोलेगी प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन, बोलेगी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक बार आपने जो मुझे एडवाइस दिया या जो आपने असिस्ट मुझे किया एक बार आप उसको फिर से देखें, रिकंसिडरेशन कीजिए, एक बार फिर से उस पर अपना गौर देखिए, गौर कीजिए। आपने जो मुझे एडवाइस दिया है ना या आपने जो मुझे असिस्ट किया है उसको एक बार फिर से रिकंसिडरेशन कीजिए। ठीक है, फिर से एक बार देखें। जबकि पहला बार हमने क्या पढ़ा कि 42 में क्या किया गया था कि नहीं तुमको मानना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा पावर दे दिया गया प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट क्या बोलेगा पीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या बोलेगा कि आप क्या कीजिए एक बार रिकंसिडरेशन कीजिए। उसके बाद रिकंसिडरेशन करने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास वापस आएगा तो उसको मानना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये रिकंसिडरेशन वर्ड को कब ऐड किया गया तुम्हारा 42। ठीक है, 42 में ऐड किया गया। हाँ हाँ सॉरी 44 में, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो सबसे पहले 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलती क्या है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्या करेगी, एड, एडवाइज, है ना, एड, असिस्ट किसको देगी, प्रेसिडेंट को। 42nd अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया था इस आर्टिकल में, तुम्हारा बॉन्ड, बॉन्ड या ऑब्लिगेट मानना ही है एकदम। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, कंसिडरेशन। ये हो गया वो वाला आर्टिकल का कहानी खत्म। वो कहानी तो खत्म हो गया, अब हमने दूसरा स्टार्ट कर। हाँ ठीक है, प्रियम्बल भी हो गया, ये भी हो गया। ओके ओके ओके, मैं स्टार्ट करूँ दूसरे वाला। आ जाओ, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग बिल्कुल चार्ट से पढ़ेंगे, ऐसे यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पहले यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। चलो एक पेज में पूरा आंसर खत्म करेंगे। इंडिया, बताओ तुम आफरीन, इंडिया में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल है या तुम्हारा डबल है। हाँ वही सिटीजन से, वही सिंगल सिटीजन हो गया। मुझे फिर नेक्स्ट बताओ कि इंडिया में सिटीजनशिप को किस में रखा गया, यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में। बिल्कुल, इंडिया में जो सिटीजनशिप है ना वो कहाँ पर है, तुम्हारा यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताना अगर तुमको याद हुआ तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि इंडिया में जो भी चेंजिंग करना होगा सिटीजनशिप से रिलेटिव वो पावर किसको दिया गया है, सिटीजनशिप से रिलेटिव अगर कोई नहीं, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट देखो, ओनली पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट। ठीक है, हैज द पावर, सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ठीक है ना, ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर। ठीक है ना, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि टू मेक लॉ, मतलब वो कानून बना सकता है किससे रिलेटिव, सिटीजनशिप से रिलेटिव। हाँ, सिटीजनशिप से रिलेटिव अगर कानून बनाना होगा
ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ। किसके लिए? पार्लियामेंट सिटीजनशिप के लिए, सॉरी। ये भी एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चंस बताओ तुम कि सिटीजनशिप का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। पहले पार्ट बताओ, ये कौन से पार्ट के अंदर आती है? पार्ट 2, याद करो, पार्ट 2 में आती है। कौन सा पार्ट में आती है? पार्ट 2 में आती है, ठीक है। कौन सा पार्ट में आती है बोलो? पार्ट 2। आर्टिकल क्या है, याद है? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 11। हाँ, 5 से लेके 11, ठीक है। बात समझ में आ गया? ओके, अच्छे। सिटीजनशिप को एडॉप्ट कब किया गया, डेट याद है? नहीं याद है? चलो, जो अभी हम लोग याद किए तुम्हारा प्रियम्बल का डेट, बस वही डेट है। जो प्रियम्बल का डेट है ना, 26 नवंबर, ठीक है, 1949। और इनफोर्स डेट क्या होगा? वही प्रियम्बल वाला, 26 जनवरी 1950। बस याद हो गया, मुझे लग रहा है यहाँ तक तुमको याद हो गया होगा, ठीक है। अब मुझे तुम बताना कि जो सिटीजनशिप है ना, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ। सिटीजन, ठीक है। सिटीजनशिप को एक्विजिशन करने का कितना तरीका है बताओ? सिटीजनशिप मतलब एक्विजिशन मतलब क्या? एक्वायर, ठीक है ना। सिटीजनशिप को एक्वायर करने यानी एक्विजिशन करने का कितने तरीके हैं, याद है? हाँ, चलो कोई बात नहीं, मैं याद करा रही हूँ। अभी जो याद करोगे वो मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? बाय बर्थ, बस यही सिंपल याद करना है, ठीक है, बाय बर्थ। दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन? बाय डिसेंट, हाँ, बाय नेचुरलाइजेशन या बाय रजिस्ट्रेशन, जो भी बोलो, बाय रजिस्ट्रेशन या 4 नंबर में हो जाएगा बाय बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और 5 नंबर में क्या आ जाएगा तुम्हारा? बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय इन, बस नाम याद कर लेना, मतलब याद नहीं करने का जरूरत है, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इतने तरीके से हम क्या करते हैं? सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा, अच्छा, सिटीजनशिप जाने का कितना तरीका है? जाने का कौन कौन सा रास्ता है? लॉस ऑफ सिटीजनशिप क्या क्या है तुमको पता है? लॉस, सिटीजनशिप जाने का कितने तरीके हैं, ठीक है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, नहीं, नेचुरलाइजेशन कैसे? सिटीजनशिप जो छीन लिया जाता है ना, वो कितना तरीका का है, ठीक है। चलो मैं याद करवा रही हूँ, देखो ये चार्ट पूरा अच्छे से याद कर लेना, सिटीजनशिप कंप्लीट हो जाएगा। रीयूनेशन, री, ठीक है ना। अच्छा, मैं कलर चेंज करती हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ चलो, इससे यही याद, यही वाला ठीक है। रियून्यू रियूनिसेशन, एक, ये करने से, रियूनिसेशन करने से तुम्हारा सिटीजनशिप छिना जाएगा, ठीक है। 2 नंबर, टर्मिनेशन करने से भी तुम्हारा सिटीजनशिप छिना जाएगा। टर्मिनेशन, मैं बिकॉज कि मैं तुमको क्या करी, रिवीजन करवा रही हूँ, इसलिए शॉर्टकट में करवा रही हूँ, है ना। टर्मिनेशन। और 3 नंबर में क्या आ जाएगा? डिप्रेशन, डिप्राइवेशन, ठीक है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप क्या है? रिन्यूसेशन, टर्मिनेशन, डिप्रेशन। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप लेने का तरीका क्या क्या है? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, ठीक है। हो गया। मुझे एक बार तुम बताओ सिटीजनशिप लेने का तरीका। हाँ,
governed by design, हाँ by registration, हाँ by naturalization, हाँ by incorporation, हाँ। और लॉस ऑफ सिटीजनशिप, और डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, हो गया। हाँ तो ये तुम्हारा, हाँ बिल्कुल, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। सिटीजनशिप याद हुआ कि नहीं मुझे बताओ पहले, याद नहीं हो तो मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। तुम ये ना याद करो तो कम से कम ये चार्ट याद कर लेना। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यूनियन लिस्ट में है, पार्लियामेंट को सिर्फ पावर है, अच्छे सिर्फ क्वेश्चन इसी में से आएगा ना, अगर बस सिटीजनशिप से आया तो। बिल्कुल, देखो तुम पहले पढ़ रखी हो ना, तो वो तो अपना माइंड में रखना, लेकिन रिवीजन इसको करके जाना है। देखो तुमको जो मैं पढ़ाई वो पहले वाला तो तुमको पढ़ना है, लेकिन रिवीजन में लास्ट में इसलिए करानी है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो भी इंपॉर्टेंस है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो और भी वो नहीं है, वो भी है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। इसलिए मैं रिवीजन सिर्फ इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ। जैसे सिलेबस में तो सब कराऊंगी, ठीक है, लेकिन रिवीजन में सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट कराऊंगी, ठीक है। तो ये सारा से ये जितना भी है ना, सब कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सिटीजनशिप कौन सा लिस्ट में है, सिटीजनशिप पे कानून बनाने का राइट पावर किसको दिया गया, तो पार्लियामेंट को दिया गया है ना। ये देखो याद करो, सिटीजनशिप पे कानून बनाने का पावर किसको दिया गया, जल्दी से बताओ। पार्लियामेंट को, हाँ बिल्कुल। अब आ जाओ, अब हम उसके बाद पढ़ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी तो तुम सब बता ही चुकी हो। इसका याद रखना, प्रियम्बल और इसका डेट सेम है, पार्ट 2 के साथ डील करती है, ठीक है, पार्ट 2 के साथ डील करती है। ये तो रिवीजन हो रहा आफरीन, ठीक है। ये देखो देखो मैं बता रही हूँ पढ़ने का तरीका क्या है। इंसान पढ़ता सब है, ठीक है, पढ़ता सब है, लेकिन लास्ट में रिवीजन करके जाता है सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है। तो मैं तुमको लास्ट में सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला रिवीजन कराऊंगी। पहले वाला जितना जो मैं पढ़ाई हूँ वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम पढ़ रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी हो तो फिर तुमको खाली रिवीजन ही करके जाना पड़ेगा, वो तुम्हारा डिसएडवांटेज है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि पीडीएफ पढ़ो, जैसे मैं जिस दिन दे रही हूँ पीडीएफ ना पढ़ो तो जाके वीडियो देख लो, मैं हर एक वीडियो डाल रखी हूँ, है ना। वीडियो देखने का तरीका क्या है, और अभी तक पीडीएफ पढ़ रही हूँ और कंटिन्यू भी कर रही हूँ। ठीक है। देखो अगर पीडीएफ नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो भी डाला हुआ, वीडियो को क्या करो, क्वालिटी बढ़ा दो, वीडियो को क्वालिटी बढ़ा दो, बढ़ा के सुन लो, स्पीड में सुन लो। 10 मिनट 1 घंटा का वीडियो है ना, तुम उसको आधा घंटा में सुनो, क्वालिटी बढ़ाकर, ठीक है, मतलब सॉरी क्वालिटी ने उसका स्पीड बढ़ाकर सुनो, ठीक है, यही तरीका है। देखो यही तरीका है एग्जाम का, कि पहले तो हम पढ़ेंगे सब, लेकिन रिवीजन लास्ट में हम इम्पोर्टेंट वाला करके जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाओ, हम लोग क्या पढ़ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या पढ़ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर है, तो 3 मेंबर है, कितने, 3, ठीक है। एक का नाम है, एक जो मेंबर उसका नाम क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। हाँ एक का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दो, इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल सही बोली। और जो 2 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 वालों को सिर्फ इलेक्शन कमीशन बोलेंगे। 1 मिनट को, मैं इसका चार्ट बहुत अच्छे से बना रही हूँ, यहाँ मैं बड़ा पेज लूंगी, बड़ा पेज लूंगी तो जब ज्यादा समझ, यहाँ पे बनाती हूँ, देखती हूँ पेज है कि नहीं, मैं पेज छोड़ी हूँ कि नहीं, पेज है ही नहीं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का मैं यहाँ पे बनाऊंगी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने मेंबर है टोटल, हाँ 3 है, 2 एंड 1, ठीक है। 1 का नाम है तुम्हारा चीफ इलेक्शन कमीशन,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और दोगों का नाम है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और फिर इतना बात समझ में आ गया? ठीक है ना। रिमूवल का प्रोसेस पढ़ेंगे सबसे पहले रिमूवल का प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहले हम इन लोग अपॉइंटमेंट पढ़ लेते हैं। चलो, क्या बोल रही हो? सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे होता है उसी तरीके से होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का। हाँ, चीफ इलेक्शन कमीशन का, बिल्कुल। चीफ इलेक्शन कमीशन का कैसे होता है? एकदम सही बात बोली कि इसको कैसे रिमूव किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बोली कि कैन ओनली रिमूव इम्पीचमेंट, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको कैसे किया जाएगा, इसको रिमूव कैसे किया जाएगा? बिल्कुल सही बोली। रिमूव करने का तरीका है बिल्कुल सिमिलर सुप्रीम कोर्ट के जैसा। सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये पढ़ना है कि इनको कैसे रिमूव किया जाता है, बताओ। बिल्कुल सही बोली। इसको क्या किया जाता है रिमूव करने के लिए? रिमूव करने के लिए जो जो ये है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये क्या करेंगे? रिकमेंडेशन करेंगे। किसको रिकमेंडेट करेंगे? प्रेसिडेंट को, कि आप हटा दे, है ना, आप हटा दे। जब ये बोलेंगे तो बोलो को रिमूव कर दिया जाएगा, बस यही तरीका है। इनको कौन हटाता है? दोगों को सी रिकमेंडेशन करेंगे प्रेसिडेंट को, और इनका सिमिलर है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इन लोगों का टेन्योर क्या है। ठीक है, अच्छा, अपॉइंटमेंट का तरीका देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट का तरीका क्या है। पहले तो अपॉइंटमेंट का तरीका बहुत ही हल्का और इजी था। ठीक है, ये रिमूवल समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, बोलो। प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और ऑपोजिशन रहेंगे, हाँ 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 काउंसिल मिनिस्टर इसको प्राइम मिनिस्टर हाँ अपॉइंट करता है। हाँ, बिल्कुल सही। करते हैं, सॉरी। हाँ, बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल तुम सही बोली, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो, एक चीज और मैं तुमको याद कराऊंगी बार बार। रिमूवल में पढ़ा दी ना, मुझे रिमूवल ही मेन पढ़ाना था, वही में कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में जो तुमको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था। चलो, वो तो दोनों में डिफरेंस है तो वो हम लोग पढ़ लिए। अब जो दोनों में सेम सेम चीजें वो हम लोग को पढ़ना है ना। दोनों में सेम सेम जो चीजें वो पढ़ेंगे। एक क्या कि कौन सा पार्ट के अंदर आती है, पार्ट देख लो क्या है, 15। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। काम क्या है? फ्री फेयर इलेक्शन कराना। वो बोलते हैं ना जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, जिसके पास आर्टिकल हो, ठीक है, जिसके पास आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैं पढ़ाऊंगी स्टैट्यूटरी बॉडी, मैं पढ़ाई थी, तुम उस दिन क्लास में थी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और मैं स्टैट्यूटरी बॉडी पढ़ाई थी, तुम उस दिन नहीं आई थी, मुझे पक्का याद है। तो मैं ये पढ़ाऊंगी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कौन सा जिसके पास आर्टिकल है। क्या क्या है बताओ तो, क्या 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 है? क्यों? क्योंकि क्या के पास आर्टिकल है। हाँ, जिसके पास आर्टिकल है वो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, और जिसके पास एक्ट है वो है तुम्हारा स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा? हमने क्या बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने क्या पढ़ा कि ये कौन सा पार्ट के अंदर आती है? पार्ट क्या है इसका? पार्ट है 15। इसका आर्टिकल क्या है बताओ? ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है क्योंकि इसके पास आर्टिकल है इसका खुद का। इसका काम क्या है कि ये क्या करती है? सेंटर का
और स्टेट का इलेक्शन करवाती है ना, इलेक्शन करवाती है। क्या पंचायत राज सिस्टम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन यही कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। बिल्कुल सही बोली, हाँ नहीं सही बोली, मैं तो बोल रही हूँ सही बोली। तो इसका टेन्योर क्या है, इसका टेन्योर क्या होगा? एज एज टेन्योर तो 66 होगा, और एज कितना है, कितने साल तक ये रह सकते हैं? 65 ईयर। ठीक है, ओके। तुमको अपॉइंटमेंट का तरीका पता चल गया। अच्छा, डिसीजन कैसे लिया जाता है, क्योंकि 3 आदमी डिसीजन कैसे लेंगे? तो डिसीजन ऐसे लेंगे कि मेजोरिटी बेस पे, मेजोरिटी वोट पे, किधर ज्यादा वोट, 3 में से ज्यादा वोट किसको जा रहा है उसी पे लेंगे हैं। इनको पावर क्या क्या दिया गया, आज एक बार खाली पढ़ लेते हैं और क्या। आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 में बोला गया है, आर्टिकल 324 में बोला गया है कि ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाएगी। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन पंचायत समिति या म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। ओके, ये इनका और काम क्या है? कोई नॉमिनेशन, किसी को वोट वोटना है तो ये इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, वोटिंग करवाती है, काउंटिंग करती है, रिजल्ट को डिक्लेयर करती है। कोई नॉमिनेशन फाइल कर रहा है कि मुझे वोटना है वोट में, तो ये सब कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तुमको पढ़ना भी है। ये क्या करती है, सुनो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी? एडवाइस देती है। देख लो, किसको एडवाइस दे रही है? प्रेसिडेंट को। किसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए? एडवाइस द प्रेसिडेंट, एमपी को हटा दीजिए। ठीक है, और गवर्नर को बोलेगी एमएलए को हटा दीजिए। प्रेसिडेंट को भी देगी और गवर्नर को भी देगी। प्रेसिडेंट को एडवाइस होगी तो बोलेगा कि एमपी को हटा दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप हटा दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इस पर्सन को क्या कीजिए? डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ठीक है, और जब गवर्नर को देगी तो क्या बोलेगी कि आप स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलए है ना जो, उसको आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ठीक है, ये क्या करती है? प्रेसिडेंट या गवर्नर को एडवाइस देती है। क्या एडवाइस? किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करता है तो उसको एडवाइस कौन देता है? तो प्रेसिडेंट। या गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर रहा तो उसको एडवाइस कौन देगा? कौन देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। समझ में आ गया। या ऐसे भी क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए किसको एडवाइस देती है? तो प्रेसिडेंट को। स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी एमएलए को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो प्रेसिडेंट किसको एडवाइस देती है? सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसको एडवाइस देती है? तो गवर्नर को। क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है। यहाँ पे देखो, किस इलेक्शन कमीशन क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करती है, जो न्यू पार्टी आएगा, रिकॉग्नाइज करेगी कौन नेशनल पार्टी है, कौन स्टेट पार्टी है, कौन रीजनल पार्टीज है। मॉडल कंडक्ट ऑफ आचार्य संहिता बोलते हैं इसको, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। ए लॉर्ड सैंबल तुम देखी होगी किसी का, जैसे तुम देखी होगी टीएमसी का सैंबल क्या है? जोड़ा फूल, इस तरह से जोड़ा फूल है। बीजेपी का क्या है? कमल। तो ये सब जो सैंबल है, हाँ, कौन देता है कि आपको ये वाला सैंबल मिलेगा? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही लिक्विडेट करते हैं। एक बार हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन पढ़ लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है? हेड होता है, इसको हम लोग हेड बोलेंगे। ये सिर्फ एक ही होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, लेकिन इलेक्शन कमीशन 2 होता है। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है? प्रेसिडेंट करेगा, कमेटी रिकमेंडेशन करेगी तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा। इसका भी बिल्कुल सेम है। 6 साल तक रह सकते हैं, 65 ईयर तक, 6 साल तक का पीरियड हो और 65 ईयर तक एज, बिल्कुल इनका भी सेम है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जैसा, लेकिन इनका क्या है? इनका सुप्रीम कोर्ट नहीं, इनको क्या करता है? सीएससी जो है वो रिकमेंडेशन करेगी तब हटाया जाएगा। पावर क्या है? पावर किसी को ज्यादा नहीं मिला, ये नहीं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उनको ज्यादा पावर नहीं, मेजोरिटी के बेट पे आप डिसीजन लेंगे।
कोई दूसरे की अथॉरिटी ओवरराइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने कोई डिसीजन लिया और चीफ इलेक्शन कमीशन आकर उसको ओवरराइड कर देंगे, नहीं, इस तरह का पावर नहीं दिया गया। मेजोरिटी की बेस पे डिसीजन लिया जाएगा और इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है। जितना सीईसी को पावर मिला हुआ है उतना ईसी को भी पावर मिला हुआ है, बराबर मिला हुआ है, ठीक है ना। लीड द कमीशन और दोनों क्या करते हैं, अपना काम सेम करते हैं, रोल वही करते हैं, कमीशन को लीड करते हैं और ऑफिसली रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का वही काम है। सिक्योरिटी देखते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन कैन ओनली रिमूव, ये सिक्योरिटी है ना, क्योंकि इसको सिक्योरिटी मिला हुआ सीईसी को। कैसे, इसको तभी हटा सकते हैं जब इम्पीचमेंट लगेगा, है ना, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जैसा। जबकि इसको नहीं, इसको क्या करता है, सीएससी जो है रिकमेंडेशन करेगी, बस हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब बोलो तुमको कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया होगा अपनी इसमें। आज तो मैं इतना ही लाई थी, कल से और मैं ज्यादा लाऊंगी, ठीक है। नहीं, आज क्लास हम यहीं तक रहने दे रहे, ठीक है। कल से मैं और भी ज्यादा लाऊंगी रिवीजन करने के लिए, शॉर्ट शॉर्ट तो रिवीजन करना, मैं 13 तक का पूरा रिवीजन कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। ठीक, ठीक है, तो मैं रख रही हूँ, अगर तुमको कुछ पूछना है तो कुछ। अल्लाह हाफिज।